अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पिनाकोल रीअरेंजमेंट को डिस्कस करेंगे। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है पिनाकोलोन यानी रिएक्शन के दो पार्ट हैं। सही, तो जो पिनाकोल होता है वो अल्कोहल होता है जो कि रिएक्शन का स्टार्टिंग मटेरियल या रिएक्टेंट होता है, और जो पिनाकोलोन होता है वो कीटोन होता है जो कि रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है। सही, तो इस तरह आपको समझ आ गया होगा कि पिनाकोल और पिनाकोलोन होता क्या है, बेसिकली रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। तो इसके जनरल रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर कोल जो है वो एसिड के प्रेजेंस में, यानी अल्कोहल जो है वो एसिड के प्रेजेंस में जो है वो कीटोन में कन्वर्ट कर रहा है। और जो पिनाकोल या अल्कोहल जो हमने लेना है वो 1,2-डायोल या विस्नल डायोल होगा। यानी 1,2-डायोल और विस्नल डायोल एक ऐसा अल्कोहल होता है जिस पे एडजेसेंट कार्बन आइटम्स पे, दो एडजेसेंट कार्बन आइटम्स पे OH ग्रुप्स मौजूद होते हैं। सही, तो अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन 1,2 रीअरेंजमेंट इन विच 1,2-डायोल्स आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोनाइल कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। यानी ये 1,2 कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट है जिसमें डायोल से 1,2-डायोल या विस्नल डायोल से जो है वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनते हैं एसिड के प्रेजेंस में। इसका मैकेनिज्म देख, तो यहाँ हमने पिनाकोल यानी 1,2-डायोल या विस्नल डायोल लेना है। H पॉजिटिव सिस्टम में ऐड होगा, OH2 पॉजिटिव बना देगा, फिर OH2 जो है वो सिस्टम में से वाटर की फॉर्म में रिमूव होगा। यहाँ पर अब कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल शिफ्ट होगी। देखिए यहाँ पे 1,2 मिथाइल शिफ्ट हुई है। अब जिस कार्बन पर से शिफ्ट हुई थी वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, फिर पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए ऑक्सीजन अपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, एक बॉन्ड बनाएगा, -H पॉजिटिव सिस्टम में से रिमूव होगा और पिनाकोलोन देगा। सही, अगर डायोल्स की बात करें तो डायोल दो तरह के होंगे, एक तो सिमेट्रिकल होंगे या अनसिमेट्रिकल होंगे। सिमेट्रिकल डायोल्स वो होते हैं जिन पे दोनों कार्बन पर सेम ग्रुप्स अटैच होते हैं, यानी वो एक दूसरे का इमेज होते हैं, जबकि अनसिमेट्रिकल के केस में दोनों कार्बन्स पर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल है सिमेट्रिकल डायोल की, जहाँ पे दोनों जो कार्बन एटम्स हैं उन पे सेम ग्रुप्स अटैच है, दोनों पे फिनाइल अटैच है और दोनों पर ही मिथॉक्सी फिनाइल अटैच है। सही, तो अगर अब इसका मैकेनिज्म देखें तो OH यानी H2SO4 की प्रेजेंस में OH2 पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पे हम किसी भी कार्बन को प्रोटोनेट करवा सकते हैं, उसका कार्बोकेटाइन बना सकते हैं, क्योंकि दोनों पे सेम ग्रुप अटैच है। तो ये चीज़ मैटर नहीं करती कि कार्बन नंबर 1 को बनाएं हम कार्बोकेटाइन या कार्बन नंबर 2 को, क्योंकि दोनों पे सेम ग्रुप्स अटैच है, तो किसी को भी प्रोटोनेट करवा सकते हैं। सही है, तो प्रोटोनेशन यहाँ पे कराई, -OH2 पॉजिटिव वाटर की फॉर्म में रिमूव हो गया। सही है, अब ये चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली है कि शिफ्ट कौन सी होगी, यहाँ पे फिनाइल शिफ्ट करेगा या मिथॉक्सी फिनाइल शिफ्ट करेगा। सही है, तो यहाँ पे देखें मिथॉक्सी फिनाइल जो है वो शिफ्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि हमें पता है कि OMe जो है यानी मिथॉक्सी ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और हमने पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स फिनाइल के साथ अटैच हों तो उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप अटैच होने की वजह से मिथॉक्सी फिनाइल का जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फिनाइल। सही है, तो फिर कौन माइग्रेट करेगा? मिथॉक्सी फिनाइल। सही है, उसने माइग्रेट कर लिया, 1,2 शिफ्ट हो गई। सही, मिथॉक्सी फिनाइल ने माइग्रेट कर लिया, 1,2 शिफ्ट हो गई। उसी तरह O जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, -H पॉजिटिव सिस्टम में से रिमूव हो जाएगा और पिनाकोलोन बन जाएगा। अब यहाँ पे ये जो दूसरी एग्जांपल है ये अनसिमेट्रिकल डायोल्स की है, सॉरी अनसिमेट्रिकल डायोल की, क्योंकि दोनों पे ही यानी दो फिनाइल एक कार्बन एटम पे मौजूद हैं और दोनों मिथाइल एक कार्बन एटम पे मौजूद हैं। सही है, तो यानी ये अनसिमेट्रिकल है क्योंकि ये मिरर इमेज नहीं है, इसको हाफ करेंगे ना तो दोनों एक जैसे नहीं होते। सही है, तो ये अनसिमेट्रिकल डायोल है। अनसिमेट्रिकल डायोल के केस में हमने जो सबसे पहला फैक्टर देखना है वो ये देखना है कि हमने कार्बोकेटाइन किसको बनाना है। जाहिर सी बात है दोनों जो कार्बन है उन पे सेम ग्रुप अटैच हैं और दोनों कार्बन की नेचर डिफरेंट है, एक पे 2 फिनाइल अटैच हैं, एक पे 2 मिथाइल अटैच हैं, तो किसको हम बनाएंगे? कार्बोकेटाइन। सही, तो यहाँ पे देख रहे 2 पॉसिबिलिटीज़ दिखाई हैं, जिसमें से एक जो है वो लेस स्टेबल है और दूसरा मोर स्टेबल है। सही है, तो मोर स्टेबल कौन सा है? जिस पे 2 फिनाइल ग्रुप्स अटैच हैं, क्योंकि कॉन्जुकेशन की वजह से जो स्टेबिलिटी आएगी
वो वाला कार्बोकेटाइन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इस वजह से जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कार्बन बनेगा जहाँ पर 2 फिनाइल ग्रुप्स अटैच है, सही है, ना कि जहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच है। तो देखें अब यहाँ पर ये फिनाइल जहाँ पे अटैच थे वो कार्बोकेटाइन बन गया। और अब शिफ्ट की बात करें तो कोई भी ग्रुप शिफ्ट कर देगा, क्योंकि दोनों ही मिथाइल हैं, तो आप किसी भी मिथाइल को शिफ्ट करवा दें और बाकी का रिएक्शन एज इट इज़ होगा। यानी सिमेट्रिकल डायोल के केस में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को देखा जाएगा, अनसिमेट्रिकल डायोल के केस में जो है वो कार्बोकेटाइन की नेचर को देखा जाएगा कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है। तो रिएक्शन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो जो रीअरेंजमेंट है वो डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में होगी, ना कि कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, क्योंकि वो एक पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। उसके बाद रिएक्शन के सेकेंड पॉइंट की बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स है। तो जो कॉन्जुगेट कीटोन का जो कॉन्जुगेट एसिड होता है वो रिएक्शन की बेसिकली ड्राइविंग फोर्स होता है, क्योंकि वो जो कार्बोकेटाइन बनता है, टर्शरी कार्बोकेटाइन बनता है रिएक्शन के दौरान में, उससे भी ज़्यादा स्टेबल होता है। तो उसके स्टेबल होने की वजह से वो कॉन्जुगेट एसिड जो होती है कीटोन की, वो एक बहुत पावरफुल ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड करता है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको इस रिएक्शन से समझते हैं। ये देखें कि रिएक्शन के दौरान में हमने देखा था कि जो कार्बोकेटाइन बनता है OH2 पॉजिटिव के रिमूव होने से वो ऑलरेडी टर्शरी कार्बोकेटाइन बनता है, जो कि हमने पढ़ा था कि बहुत स्टेबल होता है। तो हमें यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट करवा के इसको रीअरेंज करवा के ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज लाने की क्या ज़रूरत पड़ी, सही है। तो इसके लिए ये देखें कि जो कार्बन है बेशक वो 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन है, लेकिन उस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी उसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं होता टर्शरी कार्बोकेटाइन होने के बावजूद। बट यहाँ पे हम देखें जो कॉन्जुगेट ये जो बना है मिथाइल शिफ्ट से, ये कॉन्जुगेट एसिड होता है कीटोन का, सही। तो यहाँ पे देखें बेशक ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है यहाँ, लेकिन उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 8 इलेक्ट्रॉन की वजह से उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो वो इसलिए हमने कहा था कि जो कॉन्जुगेट एसिड है वो कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यानी इसी वजह से माइग्रेटरी ग्रुप माइग्रेट्स फ्रॉम 1 कार्बन एटम टू एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम विच हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन्स इन शेल। यानी जो कार्बन होता है लेकिन कार्बोकेटाइन जो होता है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो कॉन्जुगेट एसिड होता है उसके जो ऑक्सीजन होता है उसके पे बेशक पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो यही वजह है कि रिएक्शन के लिए पावरफुल ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसका है इट इज़ एन इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट एज नो क्रॉसओवर प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड। यानी इसमें एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, सही है। यानी जब हमने मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट यानी A और E लिया तो और उसका रिएक्शन करवाया, तो हमने देखा कि जो प्रोडक्ट है वो जो प्रोडक्ट बना है वो इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट से बना है, ना कि इंटरमोलिकुलर, यानी अपने ही एक मॉलिक्यूल की रीअरेंजमेंट से बना है। अगर ये रीअरेंजमेंट इंटरमोलिकुलर होती तो क्रॉसओवर प्रोडक्ट बननी चाहिए थी। यानी जो जैसे कि हमने एक जगह पे 2 मिथाइल ग्रुप लिए हैं, 2 फिनाइल लिए, और एक जगह पे 2 फिनाइल और 2 इथाइल ग्रुप लिए। तो इथाइल ग्रुप जो है वो प्रोडक्ट A के पास चले जाने थे, मिथाइल ग्रुप प्रोडक्ट E के पास आने चाहिए थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यानी जो बनी है वो A के आपस में रिएक्शन होने से बनी है, और जो प्रोडक्ट E की जो प्रोडक्ट यानी G प्रोडक्ट बनी है वो E प्रोडक्ट के आपस में रिएक्ट करने की वजह से बनी है, ठीक है। उसके बाद अगर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात करें तो हमें पता है कि मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन एंड मोर इलेक्ट्रॉन रिच एल्काइल ग्रुप माइग्रेट फर्स्ट। यानी वो कार्बन जिस पर ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट लगे होंगे और वो कार्बन जिसके साथ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप्स अटैच होंगे, वो उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा आसानी से माइग्रेट करेगा, सही है। तो ट्रेंड हमें पता है, हम दोबारा देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फिनाइल का होता है, उसके बाद टर्शरी कार्बन का, फिर सेकेंडरी कार्बन का, फिर प्राइमरी का, फिर मिथाइल का, और सबसे कम हाइड्रोजन का। यानी फिनाइल सबसे ज़्यादा आसानी से माइग्रेट करता है, और जो हाइड्रोजन होता है वो सबसे कम आसानी से माइग्रेट करता है, ठीक है। उसके अलावा अगर सब्स्टिट्यूटेड अराइल्स के माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात करें तो वो भी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो होते हैं
सब्स्टिट्यूएंट अगर लगे ऑराइल ग्रुप के साथ तो उसका माइग्रेटरी ग्रुप नॉर्मल फिनाइल से ज़्यादा होता है। और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अगर लगे हों किसी एराइल ग्रुप एराइल के साथ तो उसका जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है वो नॉर्मल फिनाइल से कम होता है। यानी मिथॉक्सी हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। सही है। तो मिथॉक्सी लगने की वजह से उसका जो माइग्रेटरी ग्रुप है वो नॉर्मल फिनाइल से ज़्यादा हो जाएगा और क्लोरीन लगने की वजह से नॉर्मल फिनाइल से माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो है वो क्लोरोबेंजीन का वो कम हो जाएगा। सही है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है। इसी तरह अगर हम मिथाइल और क्लोरीन के कंपैरिजन में बात करें तो हमें पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करता है। तो मिथाइल और क्लोरीन में से सबसे ज़्यादा अगर हम एक अराइल ग्रुप के साथ क्लोरीन अटैच करेंगे तो उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बनिस्बत मिथाइल के कम होगा। सही है। अब यहाँ पर मज़ीद इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये अनसिमेट्रिकल एक डायोल है। तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा जिसके साथ फिनाइल और मिथॉक्सी फिनाइल अटैच है। क्यों? क्योंकि मिथॉक्सी फिनाइल का मिथाइल सिंपल मिथाइल के निस्बत जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, उसका बन गया कार्बोकेटाइन। अब सेकंड पे हमने देखना है कि माइग्रेट कौन करेगा, फिनाइल माइग्रेट करेगा या वो एराइल माइग्रेट करेगा जिसके साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो हमें पता है मिथाइल का अटैच करने से फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बढ़ जाता है, तो उसने माइग्रेट किया। इस तरह यहाँ पर भी देखें, सिमेट्रिकल डायोल है तो यहाँ पे कौन माइग्रेट करेगा, टोलाइल माइग्रेट। यहाँ पे स्टेबिलिटी वाला फैक्टर नहीं देखा जाएगा, यहाँ पे माइग्रेशन वाला फैक्टर देखा जाएगा, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था। तो जो पैराटोलाइल के माइग्रेट करने से प्रोडक्ट बनी है वो 94% है, जब जो कि और दूसरी फिनाइल के माइग्रेट से करने से बनी है वो 6% है। यानी मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो पैराटोलाइल से माइग्रेट करने से बनेगा। नेक्स्ट स्टेप इसका जो है नेक्स्ट पॉइंट वो है स्टेरियोकेमिस्ट्री। तो हमें पता है द रिएक्शन अकर्स इन एंटी मैनर, यानी जो रिएक्शन है वो तब होता है जब दोनों लीविंग ग्रुप और माइग्रेटरी ग्रुप ट्रांस मैनर में हो, यानी जो लीविंग ग्रुप है वो माइग्रेटरी ग्रुप के ट्रांस में हो। ठीक है, अगर माइग्रेटरी ग्रुप अबव द प्लेन है तो लीविंग ग्रुप को बिलो द प्लेन होना चाहिए एंड वाइस वर्सा। सही है। तो इसको देखने के लिए, मज़ीद समझने के लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक सिस आइसोमर है और एक ट्रांस आइसोमर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें सिस आइसोमर के केस में माइग्रेटरी ग्रुप और लिविंग ग्रुप जो है वो ट्रांस है। ठीक है, एंटी हैं एक दूसरे के, यानी आइसोमर तो सिस हैं लेकिन माइग्रेटरी ग्रुप और लिविंग ग्रुप जो है वो एक दूसरे के ट्रांस है, एंटी हैं। तो यहाँ पे तो होगी रीअरेंजमेंट, लेकिन ट्रांस आइसोमर के केस में ऐसा नहीं है। माइग्रेटरी ग्रुप और लिविंग ग्रुप एक दूसरे के सिस हैं, लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड है, जो येलो कलर में बॉन्ड है और जो लिविंग ग्रुप है वो एक दूसरे के ट्रांस है। सही है। तो उस वजह से यहाँ पे रिंग कंट्रैक्शन हो जाती है, रीअरेंजमेंट नहीं होती। सही है। तो सिस आइसोमर के केस में जो ट्रांस होने की वजह से वो होती है, रीअरेंजमेंट होती है। ठीक है, तो सिस आइसोमर के केस में माइग्रेटरी ग्रुप और लिविंग ग्रुप एक दूसरे के ट्रांस होते हैं, तो इस वजह से रीअरेंजमेंट होती है। लेकिन ट्रांस आइसोमर के केस में माइग्रेटरी ग्रुप और लिविंग ग्रुप जो हैं वो एक दूसरे के सिस होने की वजह से रिंग कंट्रैक्शन हो जाती है। देखें यहाँ पे माइग्रेटरी ग्रुप एंड लिविंग ग्रुप आर नॉट ट्रांस टू ईच अदर, दे आर सिस टू ईच अदर, तो दैट्स वाई देयर इज़ रिंग कंट्रैक्शन। सही। तो आपको उम्मीद है कि ये यहाँ पे पॉइंट समझ आ गया होगा कि जो स्टेरियोकेमिस्ट्री है इसकी वो ये है कि ट्रांस मैनर में होना चाहिए माइग्रेटरी ग्रुप और लिविंग ग्रुप, तब ही रीअरेंजमेंट होगी। अदरवाइज़ अगर दोनों ट्रांस नहीं होंगे एक दूसरे के तो रिंग कंट्रैक्शन हो सकते हैं, यानी 6 मेंबर रिंग से 5 मेंबर रिंग बन सकता है। सही। इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशंस में इसके हमने रिंग कंट्रैक्शन तो देख ही लिया। अब इसकी एक और बाकी एग्जांपल्स में एक रिंग क्लोजर है और एक रिंग एक्सपेंशन है। सही। तो रिंग क्लोजर में देखें यहाँ पे कि डायोल जो हमने लिया है उसमें कार्बन के साथ जो है वो 4 मेंबर रिंग जो है वो यानी इसका पार्ट है। अब यहाँ पे कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा और कार्बन के साथ दूसरे कार्बन के साथ जाके अटैच होगा, माइनस H2O सिस्टम में से रिमूव होगा और एक 5 मेंबर रिंग बन जाएगा। सही है।
और इस तरह जब नेक्स्ट स्टेप में -H पॉजिटिव रिमूव होगा तो यहाँ पे एक साइक्लिक कीटोन जो कि सब्स्टिट्यूटेड भी है वो बन जाएगा, तो इस तरह रिंग क्लोजर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें रिंग एक्सपेंशन की, तो यहाँ पे 2 6 मेंबर रिंग है। उसी तरह रीअरेंजमेंट हुई, OH2 पॉजिटिव सिस्टम में से रिमूव हुआ और जो दूसरा रिंग है उसके दरमियान में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो टूटेगा और बॉन्ड जाके जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। सही। फिर नेक्स्ट स्टेप में उसी तरह ओ नेगेटिव जो है वो अपना बॉन्ड जो है वो पॉजिटिव चार्ज कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, -H पॉजिटिव जो है सिस्टम में से रिमूव हो जाएगा और इस तरह 7 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा, तो यानी रिंग एक्सपेंशन होगी। तो ये थी पिनाकोल फिनाकोलोन रीअरेंजमेंट।